फिल्म की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में। एक भीषण युद्ध के बाद नाजी सेना पेरिस के एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। फिर एक जर्मन सैनिक नागरिकों को चेतावनी देता है कि जो भी विद्रोहियों को शरण देगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जनरल इस खोजबीन को रोक देता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे दुश्मन की निकटता के कारण वापस रीग्रुप करें। भले ही कर्नल इस बात पर जोर देता है कि उन्हें फ्रांसीसियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है, भीड़ में से एक औरत बाहर आती है और जनरल से कहती है कि उन्हें प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इससे जनरल और कर्नल के बीच बहस छिड़ जाती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अचानक दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। शायद मुझे वे नहीं बल्कि वो कहना चाहिए था, क्योंकि ये दरअसल एक ही आदमी की कहानी है। एक अमेरिकी सैनिक जो पीछे हटते समय अकेले ही पूरी सेना की तरह लड़ता है। कर्नल उसे राइडर कहकर विदा करता है, जिससे ये पता चलता है कि यह पहली बार नहीं था जब वे दोनों आमने सामने हुए थे, वो भी ग्रेनेड्स की दूरी पर। मुख्य पात्र यानी राइडर नाजी कैंप की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक एक गोली उसे गिरा देती है। यह अप्रत्याशित था। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ उसने देखा वो एक बहुत लंबा सपना था, और फिर भी वह उस जगह को पहचान नहीं पाता जहां वह जागता है। इलाके की तलाश में उसे एक बैग मिलता है जिसमें कुछ अजीब चीजें हैं। एक बिना दस्तावेजों वाला वॉलेट, विशेष नक्काशी वाली पिस्तौल और एक वाहन की चाबियां जो रहस्य से भरी है। वह एक मोटेल रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जो उसे बताता है कि उसने राइडर नाम से रजिस्टर किया था, उसी नाम से जिसे कर्नल ने उसके सपने में पुकारा था। अब नया राइडर शहर के बाहरी इलाके में पहुंचता है जहां उसे एक शानदार मोटरसाइकिल मिलती है जो उसी की होती है, लेकिन उसका अतीत उसे याद नहीं। वह उस शहर का अन्वेषण शुरू करता है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। उसी शहर में स्थित है सैनबोर्न ग्रुप का मुख्यालय, जिसके प्रमुख है मिस्टर सैनबोर्न, एक वृद्ध उद्योगपति जो लगभग हमेशा अपने सहायक जैक के साथ दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही राइडर के सपने में दिखाई दिए थे, सैनबोर्न जनरल के रूप में और जैक उस जर्मन सैनिक के रूप में जो नागरिकों से पूछताछ कर रहा था। इसी बीच वहां साउच आता है, जो पहले सपने में कर्नल साउच के रूप में दिखा था। अब वह खुद को एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बताता है जो सैनबोर्न के उस मेगा प्रोजेक्ट में रुचि रखता है जिसमें पूरे शहर को नया रूप देने की योजना है। हालांकि ये सैनबोर्न का जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, पर हाल ही में उसे संदेह होने लगा था कि इससे गरीब इलाकों के लोग बहुत प्रभावित होंगे। लेकिन साउच उसकी शंका दूर करता है और उसे याद दिलाता है कि इतिहास में जगह पाने के लिए कभी कभी कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। दूसरी ओर राइडर सड़क पार करता है और अचानक उसके दिमाग में एक याद चमकती है, एक छोटी लड़की जिसे कुछ अपराधी अगवा कर रहे हैं। वो जैसे ही अपने होश में आता है वह एक रेस्तरां में जाता है जहां उसे एक जानी पहचानी वेट्रेस दिखती है, वही फ्रेंच महिला जो उसके सपने में थी। उसका नाम है मॉर्गन, जो अपनी दादी शेल के रेस्तरां में काम करती है, एक दयालु बुजुर्ग महिला जो राइडर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है जब तक कि जैक और उसके आदमी वहां नहीं पहुंचते सैनबोर्न की तरफ से किराया वसूलने के लिए। राइडर उन्हें ध्यान से देखता है, खासकर जैक को जो बिना झगड़े के वहां से चला जाता है। इसके बाद राइडर शेल से पूछता है क्या उसने हाल ही में किसी लड़की के अपहरण के बारे में सुना है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। राइडर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होते ही फिर से उसका अतीत सामने आने लगता है। इस बार नाजी युग नहीं बल्कि प्राचीन रोम का। अब सैनबोर्न एक सीनेटर के रूप में दिखता है जो साउच के प्रभाव में आकर मॉर्गन और उसकी बेटी की हत्या का आदेश देता है। लेकिन तभी एक ग्लैडिएटर यानी खुद राइडर उन दोनों की रक्षा के लिए सामने आता है। अचानक राइडर को वर्तमान में खींच लिया जाता है क्योंकि जैक और उसके आदमी उसे रोकते हैं और उसकी पहचान के बारे में पूछते हैं। क्या अजीब संयोग है, क्योंकि राइडर भी उनसे यही पूछने वाला था। तभी वहां डिटेक्टिव टिमन्स पहुंचता है। जैक के गिरोह को तितर-बितर करने के बाद टिमन्स को राइडर पर कुछ शक रहता है, लेकिन शेली और मॉर्गन उसका साथ देते हैं। वे उसे शरण देने की पेशकश भी करते हैं और उसका नया घर दिखाते हैं। मॉर्गन समझाती है कि जैक सैनबोर्न के लिए काम करता है। वह वही आदमी है जो हाल ही में पीपल मैगजीन में द मैन विद ए विजन के नाम से छपा था। मॉर्गन के अनुसार उसका ये विजन बस लोगों को परेशान कर उनसे पैसे वसूलने और खुद अमीर बनने का तरीका है। सैनबोर्न का चेहरा देखते ही राइडर अपनी काल्पनिक यादों में खो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह आदमी है कौन। इसी दौरान वह सैनबोर्न ग्रुप के मुख्यालय की ओर बढ़ता है। अचानक राइडर खुद को प्राचीन रोम में एक लड़ाई के बीच पाता है। वह मॉर्गन और उसकी बेटी की रक्षा में ग्लैडिएटर्स के एक समूह से लड़ता है।
उसकी वीरता देखकर जनता दोषी के लिए माफी की मांग करती है और सीनेटर उनकी इच्छा मान लेता है। लेकिन साउच उसे समझाता है कि शो जारी रखने के लिए उसे अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजना चाहिए। इस तरह राइडर जैक और उसके आदमियों से द्वंद्व करता है। वर्तमान में राइडर देखता है कि साउच इमारत से बाहर निकल रहा है और तभी उसे एहसास होता है कि यह वही व्यक्ति है जो उसकी अजीब सपनों में भी आता है। रेस्टोरेंट में वापस आने पर राइडर को पता चलता है कि मॉर्गन एक एडीए सहायक जिला अटॉर्नी है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह अपने पेशे को पूरी तरह निभा नहीं पा रही है। उसी वक्त मॉर्गन को रोजर हैमंड, शहर के सबसे प्रभावशाली काउंसलर, का संदेश आता है और वह तुरंत चली जाती है। राइडर उत्सुक होकर शेली से उस आदमी के बारे में पूछता है। शेली बताती है कि मॉर्गन हैमंड की लीगल टीम का हिस्सा है जो उस उद्योगपति कोशिशों को रोकना चाहते हैं जो शहर को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। शेली के अपने काम पर लौटने के बाद राइडर का ध्यान अखबार में छपी एक लापता लड़की की खबर पर जाता है। इसी बीच सैनबोर्न और उसके साथी यह साजिश रचते हैं कि हो नाम के एक ईमानदार व्यक्ति को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड एकदम साफ है, उसे ब्लैकमेल करना असंभव है। लेकिन किसी आदमी को तोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? उससे वो चीज छीन लेना जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी बेटी। रात में राइडर को साउच का अनपेक्षित फोन आता है। साउच जानता है कि राइडर को अजीब सपने आ रहे हैं। वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, बस ये कहता है हमारा खेल शुरू होने वाला है। अचानक राइडर खुद को 15वीं सदी के इंग्लैंड में एक शराब खाने में पाता है। सामंत लॉर्ड सैम्बोर्न अपने सलाहकार साउच के साथ आता है और गरीब मॉर्गन से टैक्स वसूलने की मांग करता है, जबकि वह पहले ही सब कुछ दे चुकी है। इसी दौरान एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत सैम्बोर्न के सामने प्रकट होती है और उसे चेतावनी देती है कि अभी भी सही करने का समय है। सैम्बोर्न अपने सलाहकार की बातों और उस औरत की चेतावनी के बीच उलझ जाता है। वर्तमान में राइडर डिटेक्टिव टिमन्स के ऑफिस में लापता लड़की की रिपोर्ट लेकर पहुंचता है। टिमन्स बताता है कि वह केस पहले ही हल हो चुका है। लड़की बस अपनी सहेली के घर रात भर रही थी और अपनी मां को फोन करना भूल गई थी। इसके बाद राइडर की नजर दीवार पर लगे बुलेटिन बोर्ड पर जाती है, जिस पर सैम्बोर्न की तस्वीरें और लेख लगे हैं। टिमन्स उसे चेतावनी देता है कि इस शहर में सैम्बोर्न के बारे में पूछताछ करना खतरनाक है, इसलिए वह खुद ही गुप्त रूप से जांच कर रहा है और उसे राइडर जैसे बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। उस रात जब राइडर रेस्टोरेंट के बार में काम कर रहा होता है, साउच उससे मिलने आता है। वह अपने आर्किटेक्ट वाले किरदार को छोड़कर खुद को मोटिवेशनल स्पीकर बताता है। तभी राइडर उसे पहचान लेता है। वही नाजी कर्नल, वही रोमन सीनेटर का मित्र, वही मध्ययुगीन सामंत का सलाहकार, एक सांप जो हर युग में सैनबोर्न को बहकाता रहा है। इतना कहकर साउच ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साउच का कार्ड छूते ही राइडर फिर इंग्लैंड की याद में लौट जाता है, जहां वह एक बार फिर जैक और उसके आदमियों से मॉर्गन की रक्षा में लड़ता है और हर लड़ाई पिछली से ज्यादा महाकाव्य बनती जाती है। वह केवल तब वर्तमान में लौटता है जब शेली की आवाज आती है, तुम कहीं खो गए थे। अगले दिन जैक साउच के आदेश पर राइडर को फोन करता है और उसे सैम्बोर्न ग्रुप में नौकरी की पेशकश करता है। यह सुनकर सैम्बोर्न साउच पर गुस्सा हो जाता है कि वह उसके कामों में बार बार दखल क्यों दे रहा है। इसके जवाब में साउच बस इतना कहता है, बस देखो आगे क्या होता है। समाचारों में दिखाया जाता है कि हैमंड अब सैम्बोर्न के हमले से शहर की रक्षा करने का वादा कर रहा है। गुस्से में बूढ़ा आदमी अपने प्रोजेक्ट मॉडल पर अपना गुस्सा निकालता है और अपने साथियों को जो भी करना पड़े करो का आदेश देता है। बाद में नायक जैक से उस कथित नौकरी के बारे में मिलता है जो असल में कुछ और नहीं बल्कि हैमंड की कार को रोकने की साजिश होती है। राइडर इस योजना में शामिल हो जाता है, लेकिन घर लौटते समय वह फिर से खुद को द्वितीय विश्व युद्ध में पाता है, उसी शुरुआती दृश्य में। वहीं जनरल सा अपनी से हटने का आदेश देता है। हालांकि कर्नल साउच उसे कायर कहता है, लेकिन गुस्से में जनरल एक निर्दोष परिवार पर गोले बरसाता है और तुरंत अपने कर्म पर पछताता है। सपनों और हकीकत के बीच फंसा राइडर साउच से मिलता है, जो उसे बताता है कि कभी कभी बुराई का जीतना जरूरी होता है ताकि अच्छाई जिंदा रह सके। वह राइडर को सलाह देता है कि वह किस्मत के खिलाफ लड़ना बंद करे और जो हो रहा है उसे स्वीकार करे। और जैसे ही वह आया था वैसे ही अचानक गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। राइडर खुद को फिर से रेस्टोरेंट में पाता है। वहां शेल नहीं बल्कि मॉर्गन उसका स्वागत करती है। उसकी पोती उस दिन पोकर नाइट कवर कर रही होती है। उनके लिए यहाँ की एक ही बात होती है, सब होती है। लेकिन उनका ये पल अधूरा रह जाता है जब डिटेक्टिव थाइमन्स आता है और बताता है कि जांच के बाद उसे राइडर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी राइडर एक भूत है।
वह भूतों को पसंद नहीं करता और इस विषय से बचने की कोशिश करता है और मॉर्गन के साथ अपना समय बिताने लगता है। निजी तौर पर मॉर्गन उसके शरीर पर मौजूद कई निशानों को देखती है जो उसकी पिछली जिंदगियों की यादें हैं। हालांकि वह उसके साथ खुश है, लेकिन उसके अतीत को लेकर चिंतित रहती है। अगले दिन जब राइडर शेल से मिलता है तो वह उसे साउच के कार्ड पर कुछ दिखाती है जो उसने पहले नहीं देखा था। उस पर लिखा नाम उल्टा करने पर अंग्रेजी में चाओस, अराजकता शब्द बनता है। इसी बीच सा अपनी मेज पर एक पुराना सा पत्र पाता है जिसमें लिखा होता है, सही काम करने में कभी देर नहीं होती। वही वाक्य जो उसके सपनों में आई बूढ़ी औरत ने कहा था, जो वास्तव में शेल ही थी। यह वाक्य उसके दिमाग में गूंजता रहता है और सैंडबॉर्न को आखिरकार एहसास होता है कि उसने एक भयानक गलती की है या करने वाला है। वह तुरंत जैक को आदेश देता है कि योजना रद्द कर दी जाए। वह किसी निर्दोष लड़की का अपहरण नहीं करवाना चाहता, लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि शुरू से ही वे चाओस की सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद छोटी एनी स्कूल से निकलती है और अपने पिता के गार्ड्स के साथ घर लौट रही होती है। तभी उनकी वैन का पीछा कुछ कारें करती है और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहां साउच और उसके आदमी, जिनमें राइडर भी शामिल है, इंतजार कर रहे हैं। सैंडबॉर्न अचानक वहां पहुंचता है, आखिरी कोशिश करने के लिए कि इस त्रासदी को रोका जा सके। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा था वही होता है। जैक उस पर और उसके गार्ड्स पर गोलियां चला देता है। अंत में राइडर जवाबी फायर करता है और एनी को भाग निकलने का मौका देता है। मौत के किनारे पर जैक को याद आता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। प्राचीन रोम से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक किस्मत ने हमेशा उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है और हर बार विजेता सिर्फ एक होता है, राइडर। अब उसकी लिस्ट में अगला नाम है साउच। हालांकि साउच की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसके पास लॉर्ड ऑफ कैओस के लिए एक अप्रत्याशित अंजाम है। जब लड़ाई का जोश खत्म होता है, राइडर को एहसास होता है कि वह बुरी तरह घायल हो चुका है। कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव थाइमन्स और शेली मॉर्गन वहां पहुंचते हैं। अपनी प्रिय को देखकर राइडर को याद आता है, हर जन्म में जब भी वह उसके लिए लड़ा वह मारा गया और इस बार भी वही होने वाला है। मरते समय उसे लॉर्ड कैओस नजर आता है, उसे विदा करते हुए। फिर अचानक किस्मत मुस्कुराती है, उसे चमत्कारिक रूप से होश आता है, लेकिन वह देखता है यह तो उसका अपना अंतिम संस्कार चल रहा है। आधिकारिक रूप से अब वह भूत बन चुका है। कैओस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले राइडर आखिरी बार अपनी प्यारी मॉर्गन को देखता है। वह मुड़कर उसकी ओर देखती है और मुस्कुराती है।